मैं सुजीत जायसवाल आज साइंस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दूसरे लेक्चर में आपसे कुछ आगे बात करता हूं। देखिए, कल के क्लास में मैंने आपसे बात किया कि जो मनुष्य का रुधिर होता है, रुधिर का जो अध्ययन करते हैं दो तरीके से करते हैं। एक तो पहले हम बात करते हैं रुधिर के संगठन की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किससे मिलकर के बना है। जैसा कि मैंने बात किया कि ब्लड जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिसकी चर्चा अब आगे भी क्लास में करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैंने बताया जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, वो होता है रुधिर वर्ग। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपसे बात किया कि जो रुधिर वर्ग है 1902 में, याद होगा आपको, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर साहब जो थे, लैंडस्टीनर साहब ने मनुष्य में रुधिर वर्गों की खोज की थी और इसके लिए आपको 1930 का चिकित्सा और कार्की का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपने ये बताया कि मनुष्य में जो रुधिर होता है उसका 4 वर्ग होता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ए ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और 0 वर्ग होता है। ये 4 वर्ग होते हैं। ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी होता है और 0 होता है। 4 वर्ग होते हैं मनुष्य में। इसकी खोज हो जाने के बाद मैंने आपको बताया, एक सूत्र बताया था, एक फार्मूला बताया था। फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है कि कौन सा रक्त किसको दिया जाए। फार्मूला नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि ये जो है डोनर है, यानी दाता है, ये रिसीवर है, ये फार्मूला नंबर, जो ये सूत्र नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 है, ये आप कोई भी 9-10 की जो एनसीईआरटी की किताबें देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ है। अब फार्मूला नंबर 1 में ये है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, सॉरी ए है, बी है, ए बी है और 0 है। इसको मैंने बताया, बार बार जोर दिया था कि इसको 0 कहेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा जो है आपका ए है, बी है, ए बी है और 0। तो कौन किसको रक्त दे सकता है ये भी मैंने बताया था कि ए वाला ए को देगा, ए वाला ए बी को देगा, बी वाला बी को देगा, बी वाला ए बी को देगा और ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है। 0 वाला यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है। अगर इस संदर्भ में बात करें, इस 4 ग्रुप के संदर्भ में बात करें, तो जो ए बी हो गया वो यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, यानी सर्वग्राही हो गया। और ये जो 0 ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, कि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। और रुधिर वर्ग क्यों होते हैं, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। अब इसकी खोज हो जाने के बाद फिर मैंने आपसे यह बात किया था कि जब रुधिर के 4 वर्ग की खोज हो गई, फिर भी समस्याएं जो हैं वो पूरी नहीं हुई, समस्याएं खत्म नहीं हुई। समस्या का मतलब कि इस आधार पर, फार्मूला नंबर 1 के आधार पर, चिकित्सा विज्ञान में जिन व्यक्तियों को रुधिर की जरूरत होती थी उनको इसी फार्मूले के आधार पर रक्त का आदान प्रदान किया जाता था। फिर भी कुछ लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती थी, अर्थात रुधिर का थक्का जम जाता था, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाया करती थी। इसका कारण यह है कि अभी ये खोज, यानी ये शोध पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए आगे की, जो इसके बाद मैंने आपसे पिछले कल के क्लास में बात किया था, वो ये किया था कि जब रुधिर वर्ग की खोज हो गई और फिर भी लोग ए ग्रुप का रक्त इसके आधार पर, यानी ए वाला ए को या ए वाला ए बी को दिया गया, फिर भी लोगों की मौत हो जाती थी। उसका कारण था कि रुधिर का थक्का जम जाता था, शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जम गया, व्यक्ति की मौत हो गई। तो इसका मतलब अभी शोध पूरा नहीं हुआ है। तो लैंडस्टीनर के ही एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम है विनर। इन्होंने 1940 में इस पर शोध किया कि ऐसा क्या कारण है
कि इस फार्मूले के आधार पर भी रक्त दिया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है और रुधिर का थक्का जम जाना। देखिए एक आपके दिमाग में मैं समझता हूँ एक बात और आ रही होगी कि सर जब चोट लगती है तो रुधिर बाहर निकलता है। देखिए जब चोट लगती है तो शरीर के बाहर जब रुधिर निकलता है तो वहां पर थक्का जमना जरूरी है। अगर वो थक्का नहीं जमेगा तो रक्त का लगातार स्त्राव होता रहेगा जिससे व्यक्ति मौत हो जाएगी। लेकिन शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जमेगा तो ब्लड, आपको पता है आपके शरीर में रुधिर वाहिनियों में लगातार बहता रहता है, अगर उसमें थक्का जम जाएगा तो रुधिर का जो फ्लो है, जो लगातार एक गति बना के आपके शरीर में रुधिर घूम रहा है, उसके फ्लो में, उसके गति में बाधा उत्पन्न होगी और इस दशा में व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, शरीर चोट लगती है, शरीर के चोट के स्थान से रक्त अगर बाहर निकलता है तो वहां पर थक्का जमना जरूरी है, वो एक दूसरी चीज हो जाती है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति को, जो रिसीवर है, रिसीवर के शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमना चाहिए, जमेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि जब लैंडस्टीनर साहब ने जो बताया फार्मूला नंबर 1 के आधार पर रुधिर का, जो ब्लड एक व्यक्ति का दूसरे को दिया गया फिर भी रुधिर का थक्का जम जा रहा था, उस फार्मूले के आधार पर भी, इसका मतलब अभी शोध पूरा नहीं हुआ। फिर विनर साहब ने 1940 में शोध शुरू किया तो इन्होंने देखा एक रिहसस नामक बंदर यानी मंकी के रक्त में एक विशेष प्रकार के, आपको याद होगा मैंने बताया था, एंटीजन का पता लगाया और उस एंटीजन का नाम इन्होंने उस एंटीजन का नाम रख दिया RH एंटीजन। एंटीजन कहां होता है? आरबीसी की कोशिका कला में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जिसको एंटीजन कहा जाता है। और ये भी मैंने बताया था एंटीबॉडी क्या होता है, रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को एंटीबॉडी कहा जाता है। अब देखिए, जब इन्होंने इस RH एंटीजन का पता बंदरों में लगाया, ठीक है, बंदर में भी A एंटीजन, B एंटीजन आदि होते थे, लेकिन साथ में एक और एंटीजन का पता लगाया तो उनके मन में ख्याल आया कि हो ना हो ये एंटीजन मानव में तो कहीं नहीं है। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि बहुत सारे मानव के शरीर में ये एंटीजन, यानी अर्थात RH एंटीजन मानव के रक्त की, आरबीसी की कोशिका कला में पाया जाता है। तो इसका नाम उन्होंने RH एंटीजन इसलिए रखा और इसे RH फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और जब उन्होंने मानव के रक्त का अध्ययन किया तो जो अंग्रेज पाए गए, अंग्रेजों में यानी गोरी प्रजाति के मानव में 85% गोरी प्रजाति के मानव में RH एंटीजन मिला। और आगे चलकर के भारतीयों के रक्त का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 97% भारतीयों के रक्त में यह RH एंटीजन होता है। अब जिनके रक्त में RH एंटीजन है उन्हें RH पॉजिटिव कहा गया, जिनके रक्त में नहीं है उन्हें RH निगेटिव कहा गया। अब इस RH के आधार पर रुधिर का जो 4 वर्ग हुआ करता था, अब उसे 8 वर्गों में बांट दिया गया, जैसे A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव और 0 पॉजिटिव और 0 निगेटिव। अब इस 8 वर्ग के आधार पर फार्मूला नंबर 2 को बनाया गया। अब ये फार्मूला नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। कल की क्लास में मैंने खैर बताया था, फिर से देखते हैं फार्मूला नंबर 2 क्या है। फार्मूला नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया। अब फार्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 2 में क्या कहता है
सूत्र नंबर 2 कहिए आप, चाहे फॉर्मूला नंबर 2 में, फॉर्मूला नंबर 2 का पहला जो पॉइंट ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है और दूसरा व्यक्ति डोनर और रिसीवर दोनों पॉजिटिव, ये हो गया रिसीवर R का मतलब, और RH पॉजिटिव का मतलब हो गया डोनर। ये डोनर है रिसीवर है, तो क्या इसको ये डोनर इसको रक्त दे सकता है? तो इसका उत्तर है यस, दे सकता है। दूसरा, अगर एक व्यक्ति RH पॉजिटिव है और दूसरा व्यक्ति RH निगेटिव है, यानी दाता पॉजिटिव है और ग्राही क्या है? निगेटिव है, तो यहां आंसर होता है नो। तीसरा पॉइंट है, अगर RH पॉजिटिव है, व्यक्ति RH निगेटिव है और यहां पर भी व्यक्ति RH निगेटिव है, यानी दाता और ग्राही नहीं नोट करे हैं तो नोट करते जाइएगा सारी चीजों को। ये RH निगेटिव है और ये RH निगेटिव है, कुछ नहीं तो कम से कम फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 अगर तैयार हो गया, दिमाग में बैठ गया, तो ये जान लीजिए कोई भी क्वेश्चन रुधिर वर्ग से संबंधित आएगा, छूटेगा नहीं। अब RH निगेटिव को दे सकता है तो होगा यस, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं, दोनों एक जैसा है। चौथा बात करें, अब अगर व्यक्ति RH निगेटिव है और दूसरा व्यक्ति RH पॉजिटिव है, तो यहां भी हो जाएगा यस। ये ध्यान रखिए, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है परंतु पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता। कारण मैं बताऊंगा, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र चलाना होगा तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान क्या होता है, आदमी भूल जाता है और वो आपसे पूछेगा भी नहीं क्यों नहीं दे सकता। दे सकता है कि नहीं दे सकता ये पूछे। अगर आप कारण देखें तो RH पॉजिटिव जो व्यक्ति है और RH निगेटिव है, तो RH पॉजिटिव वाले में RH एंटीजन है, RH निगेटिव वाले में RH ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। तो जब इसका रक्त इसको चढ़ाएंगे, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका रक्त इसको चढ़ाएंगे तो नेचुरली ये दिक्कत होगी, क्योंकि ये RH निगेटिव है ना, तो ना RH एंटीजन है ना RH एंटीबॉडी है, और इसमें क्या है? RH एंटीजन है। तो ये जब इसके रक्त में जाएगा तो इसका रक्त देखेगा ये कहां से बाहरी चीज आ गया, तो इसके रक्त में इस RH एंटीजन को चिपचिपा बनाने वाला एंटीबॉडी बनने लगेगा, रुधिर क्लॉटिंग हो जाएगी तो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना, निगेटिव पॉजिटिव को देगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो निगेटिव व्यक्ति है उसके रक्त में RH एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं है। याद होगा कि कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, जब आपके शरीर से रक्त निकाला जाता है तो आपके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों है, लेकिन एंटीजन सक्रिय होता है और एंटीबॉडी क्या हो जाता है? असक्रिय हो जाता है। इसीलिए इसका रक्त इसको हम दे सकते हैं, लेकिन इसका रक्त इसको नहीं दे सकते। अब ये सारी कहानी भूल जाए, लेकिन इतना जरूर याद करिए, फार्मूला नंबर 1 आपको पता है, फार्मूला नंबर 2 में खाली आपको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, बकिया सब दे सकता। ये नहीं दे सकता, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, बकिया सब दे सकता। तो ये मैंने आपको कल की चीजों को थोड़ा सा क्लियर किया, क्योंकि कल कुछ वीडियो में प्रॉब्लम थी। आज मैं अब आगे बढ़ता हूं, फार्मूला नंबर 1 बता दिया, फार्मूला नंबर 2 बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन रुधिर वर्ग वाला किसको रक्त देगा, कौन किसको नहीं देगा, और इस तरीके के क्वेश्चन को करने की तकनीक क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, एक टेबल आपको ऐसे बनाना है और बिल्कुल बना लीजिए और इसको मोहब्बत से समझ लीजिए। एक तरफ लिखिए डोनर ऐसे, और यहां पर लिखिए रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है ग्राही, डोनर का मतलब होता है दाता। ये ठीक। अब डोनर कौन कौन से?
भाई हम जो मनुष्य हैं किस किस रुधिर वर्ग के हो सकते हैं? 8 वर्ग के हो सकते हैं। 8 वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, जीरो पॉजिटिव, जीरो निगेटिव। इसी तरीके से रिसीवर ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, जीरो पॉजिटिव, जीरो निगेटिव। टोटल 8 वर्ग हो गए। अब उसको देखिए, इस तरीके से चार्ट आपको बना लेना है और इसको चार्ट बना के फिर मैं समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे करना है। तो ये चार्ट से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं चार्ट बना लेता हूं, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से समझिएगा और इसमें बहुत ज्यादा बस फार्मूला, 2 फार्मूले आपके दिमाग में एकदम बैठे होना चाहिए। समझ रहे ना, एकदम बैठे होना चाहिए। ये दोनों फार्मूला क्या कहता है, तो जब तक वो बैठेगा नहीं आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यहां पर आते हैं, ये ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव है। अब प्रश्न पूछते हैं, 2 फार्मूला है, फार्मूला 1 है, फार्मूला 2 पे। तो एक एक फार्मूला पे क्या करते हैं? विचार करते हैं, थॉट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 पर विचार करते हैं। फार्मूला नंबर 1 कहता है कि ए वाला ए को दे सकता है। तो यहां पर देखेंगे आप कि फार्मूला नंबर 1 जो है, फार्मूला नंबर 1 यस कर रहा है। अब अगर फार्मूला नंबर 1 यस करेगा तभी फार्मूला नंबर 2 पर विचार करिएगा। अगर फार्मूला नंबर 1 यस ना करे, यानी हां ना कहे, तो फार्मूला नंबर 2 पे विचार नहीं करना। मान लीजिए फार्मूला नंबर 1 नो कह रहा है, तो फार्मूला नंबर 2 पर विचार करना ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, फार्मूला नंबर 1 पर विचार करिए। जैसे इसके संदर्भ में देखिए, इसको भी भूल जाइए। फार्मूला नंबर ए की बात करता है, ए को दे सकता है, तो यस। अब फार्मूला नंबर 2 पे विचार करें। फार्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, यानी फार्मूला नंबर 2 भी यहां पे क्या कह रहा है? यस कह रहा है। दोनों यस कह दिए ना। अब यहां पर रक्त दिया जा सकता है। दूसरे पे आते हैं, इस पर विचार करते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 1 ए को दे सकता है, यस कह रहा है। लेकिन फार्मूला नंबर 2 क्या है? पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता। इसका मतलब ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त ए निगेटिव को नहीं देंगे। फार्मूला नंबर जो 2 है उसका जो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? RH पॉजिटिव RH निगेटिव को नहीं दे सकता। तो ये वाला व्यक्ति इसको रक्त नहीं देगा। अब इस पर विचार करें, ये B पॉजिटिव है, ये A पॉजिटिव है। आशा है आपको आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप आराम से इसको समझिए देख करके। देखिए अब A वाला B को नहीं दे सकता, तो जब A वाला B को नहीं दे सकता तो फार्मूला नंबर फर्स्ट ही क्या कर दिया? नो कर दिया। अब फार्मूला नंबर फर्स्ट ने जब नो कह दिया तो फार्मूला नंबर 2 पर विचार आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, नहीं चलाएंगे। फिर आइए ए पॉजिटिव बी निगेटिव को, तो यहां पर तो पहली बात फार्मूला नंबर 1 भी नो कह रहा है और फार्मूला नंबर 2 भी नो कह रहा है, तो फार्मूला नंबर 1 ही कह दिया नो, तो नहीं देंगे। अब आइए ये ए बी को दे सकता है,
पॉजिटिव को दे सकता है तो यहां चढ़ाएंगे। क्लियर? अब देखिए, ए वाला ए बी को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता। अब देखिए, ए वाला 0 को फॉर्मूला नंबर 1 मैंने बताया था, ए वाला 0 को नहीं देगा तो यहां भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा। ठीक, यानी ए वाला किन किन को ब्लड दे सकता है? ए वाला अपने जैसे को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और किसी को, अगर कोई ए पॉजिटिव वर्ग का व्यक्ति है तो किसको किसको रख दे सकता है? पॉजिटिव वाला अपने जैसे व्यक्ति को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा और किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं ए निगेटिव की बात करते हैं। ए निगेटिव देखिए, ए को देगा और निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। फॉर्मूला नंबर 2 को सोचिए, फॉर्मूला नंबर 1 कह रहा है ए को देगा लेकिन निगेटिव भी पॉजिटिव को दे सकता है तो यहां रख देंगे। अब ये तो दोनों एक जैसा है तो इसको देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बी आ गया तो देंगे ही नहीं। निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, ए को दे सकता है तो यहां देंगे, यहां भी देंगे, इन दोनों को नहीं देंगे। अब आगे देखिए, बी ए को नहीं देगा, पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन बी ए को नहीं देगा। ठीक है, बी ए को नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको देगा, इसको नहीं देगा, क्योंकि बी को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता तो नहीं देंगे। यहां पर क्या है? दे सकते हैं, यहां नहीं दे सकते क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को इन दोनों को भी नहीं देंगे। अब इसको देखिए, इसको नहीं लेकिन इसको देगा, इसको और इन दोनों को नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बी है, बी को देगा, निगेटिव है, पॉजिटिव को देगा तो यहां देगा। फिर ये बी है, बी को दे सकता है, दूसरा फॉर्मूला निगेटिव को दे सकता है। अब ए बी को दे ही सकता है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव दे ही सकता है, निगेटिव को दे ही सकता है, इन दोनों को नहीं दे सकता। अब आइए, ए बी पॉजिटिव, इसको नहीं देगा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। किसको दे सकता है? केवल पॉजिटिव को। इसको भी नहीं दे सकता, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। अब इसको देखिए, ए बी निगेटिव, इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा, तो फार्मूला दिमाग में चलता रहेगा तो गलत नहीं हो। अब इसको देखेंगे तो ये इसको देगा, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव को देगा और ए बी निगेटिव को देगा, इन दोनों को नहीं देगा। देख लीजिए, इसको चार्ट बना लीजिए। 0 पॉजिटिव की बात करें तो 0 पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है लेकिन 0 पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। वो यूनिवर्सल डोनर आपने पढ़ा होगा किताबों में। वास्तव में यूनिवर्सल डोनर 0 पॉजिटिव नहीं, यूनिवर्सल डोनर 0 निगेटिव होता है। कैसे? देखिए, 0 ए को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता। यहां पर 0 ए को देगा, पॉजिटिव को देगा तो यहां दे सकता है, यहां नहीं देगा क्योंकि 0 ए को तो दे सकता है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता है। इसी तरह से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दे सकता है, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं देगा, इसको देगा, इसको नहीं देगा, इसको देगा, इसको नहीं देगा। अब अगर 0 निगेटिव की बात करें तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। अब इसमें एक प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा रुधिर है, कौन सा ऐसा रक्त है जिसमें सभी एंटीजन पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा ए बी पॉजिटिव, इसमें सभी एंटीजन पाए जाते हैं। और कौन सा ऐसा रक्त है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? वो 0 निगेटिव, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ना ए एंटीजन होता है, ना बी एंटीजन होता है, ना आर एच एंटीजन होता है। तो इस प्रकार से इस तरीके के जो ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आते हैं, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसको रक्त नहीं दे सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ये टेबल बनाना पड़ेगा। और ये टेबल बना करके जो मैंने आपको समझाया, एक दो बार आराम से वीडियो देखिए और एक दो बार घर में इसको समझिए। बस इसको करने के लिए दो फार्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए। एक फार्मूला मैंने आपको बताया पहला, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। दूसरा फार्मूला अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था। दूसरा फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना गूगल बाबा में मिलेगा। दूसरा फार्मूला आपको समझ के अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो मैं बात करूंगा रुधिर वर्ग के हो जाने के बाद, आगे जो मैं बात करूंगा आपसे वो है रुधिर वर्गों की वंशागति। हमारे ख्याल से यह बना लिए होंगे आप लोग, नहीं तो जूम करके देख लीजिएगा। डोनर बना तो लिए ही होंगे, ये का है ना, ए पॉजिटिव है, इसको बना जरूर लीजिएगा। मैं फिर से इसे लिख देता हूं, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों का छूट गया हो। इसको बना लीजिएगा जरूर से वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें से ब्लड से संबंधित कभी भी क्वेश्चन रुधिर वर्ग से आएगा तो वो छूटने नहीं पाएगा। तो अब मैं समझता हूं, अब आगे बढ़ता हूं और अब मैं बात करूंगा आपसे रुधिर वर्गों की वंशागति। तो ये मिटाता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। रुधिर वर्गों की वंशागति भी मोहब्बत से समझिएगा, प्यार से, धीरे धीरे, क्योंकि उसकी कई सारी डिमांड होती है। रुधिर वर्गों की वंशागति शब्द आ गया तो वंशागति में एक शब्द आ जाता है, आगे चल करके जेनेटिक्स आ जाता है, आनुवांशिकता आ जाता है। अभी मैंने आपको आनुवांशिकता तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बता देता हूं। बाकी आने वाले समय में आनुवांशिकता भी आपको पढ़ाऊंगा, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बात करता हूं रुधिर, इसको नोट करते जाइएगा, रुधिर वर्गों की वंशागति, इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है, आइए देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या है, रुधिर वर्गों की वंशागति। असल में 1924 का मामला है, 1924-25 में। 1924-25 में आप देखें तो मेंडल का जो नियम है, जो मेंडल का नियम आपने पढ़ा होगा, आनुवांशिकता का नियम आपने पढ़ा होगा, और यह नियम काफी पहले 1901 में मेंडल का आनुवांशिकता का नियम प्रकाशित हुआ था। अब इसमें मामला था कि मम्मी का पापा ए ग्रुप के हैं, मम्मी बी ग्रुप के हैं, पापा ए बी ग्रुप के हैं और मम्मी बी ग्रुप की हैं या जीरो ग्रुप की है, तो उनकी जो संतानें पैदा होंगी उनका असल में रुधिर वर्ग क्या होगा, इससे थोड़ा आसानी हो जाती है आगे चीजों को, रोगों को समझने में। तो मां बाप का जो ग्रुप है तो संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा, इसको एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसके लिए ये आपको पढ़ना है। अब 1924-25 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्नस्टीन साहब ने मनुष्य में रुधिर वर्गों की खोज की, और इसके लिए उन्होंने क्योंकि तब तक आनुवांशिकता के बारे में काफी कुछ जानकारी हो चुकी थी,
तो इन्होंने आनुवांशिकता के नियमों के आधार पर मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को समझाया। अब आपको कैसे समझाया जाए, क्योंकि आपने अभी आनुवांशिकता बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। आप क्वेश्चन कैसे करने, तो वो जो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन को बड़ी मस्ती से बड़े आराम से कर लेंगे। बहुत ज्यादा आनुवांशिकता के ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर ज्यादा ज्ञान क्वेश्चन को गलत करवा देता है। तो आइए हम आपको इसमें से जो प्रश्न आते हैं उसको करेंगे कैसे, उसकी तकनीक क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। एक तरफ टेबल इसमें भी बनाना है आपको, एक तरफ लिखना है क्रॉस, एक तरफ लिखना है संभवित संतानें, संभवित संतानें, संभवित संतानें। संभवित संतानें। दूसरा लिखना है असंभवित संतानें। ठीक, ये टेबल बनाना है आपको। ये टेबल बनाना है। अब देखिए क्रॉस का मतलब, जैसे मान लीजिए ए वर्ग का पुरुष है, उसका विवाह ए वर्ग के स्त्री से हो जाए, ये पुरुष है ये स्त्री है, दोनों ए वर्ग के हैं। या मान लीजिए ए वर्ग का पुरुष, जीरो वर्ग का पुरुष है, उसका विवाह ए वर्ग की स्त्री से हो जाए। या बी वर्ग का पुरुष है, उसका विवाह जीरो वर्ग की स्त्री से हो जाए। ठीक, या ए बी वर्ग का पुरुष है, उसका विवाह ए वर्ग से हो जाए। या ए वर्ग का पुरुष है, उसका विवाह बी वर्ग से हो जाए। या ए बी वर्ग का पुरुष है, उसका विवाह जीरो वर्ग, यदि कोई किसी का कोई वर्ग हो, ए बी वर्ग के पुरुष का विवाह जीरो वर्ग की स्त्री से हो जाए। या ए बी वर्ग की स्त्री का विवाह जीरो वर्ग के पुरुष से हो जाए। इसी तरीके से जो है आपका बी का विवाह ए बी से हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है ये दो में से पूछता है, ये बड़ा स्पेशल है। पहले इसको करने का तरीका देखिए कि अगर ए वर्ग के पुरुष का विवाह ए वर्ग की स्त्री से हो जाता है तो इनकी संतानों में रोग की क्या स्थिति होगी। दोनों ए वर्ग के हैं और दोनों का विवाह हो जाता है, तो उनकी संतानों में रोग की क्या स्थिति होती है। इन दोनों का विवाह हो जाता है तो इनकी संतानों में रोग की क्या स्थिति होगी। यानी जो इन दोनों का विवाह होगा, सॉरी मैं रोग कह रहा हूं, अगर इन दोनों का विवाह होता है तो जो संतानें पैदा होगी उन संतानों में, उन संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। ए का ए से विवाह होगा तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, बी। जीरो का एक ए से विवाह हो जाए तो संतान कौन से वर्ग के पैदा होंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहां जगह नहीं, यही बताता हूं बाद में। ए और ए का विवाह हो गया, मान लीजिए ए का विवाह ए से होता है, इन दोनों की जो संतानें पैदा होंगी संभावना क्या है। अपने मन से जीरो एक यहां लगा दीजिए, एक जीरो यहां लगा दीजिए। आपको याद होगा जब आप कक्षा 9-10 में पढ़ते होंगे तो कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला मेंडल वाला किए होंगे ना, जरूर से किए होंगे। ये आपने बना दिया चेकर बोर्ड। अब यहां पर ए जीरो लिखा है तो ये वाले ए जीरो को यहां रख दीजिए, एक यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, और इस वाले को यहां रख दीजिए ए और जीरो। ठीक, अब ये को यहां रख दीजिए, इन दोनों को यहां रख दीजिए, इन दोनों को यहां रख दीजिए, जीरो जीरो यहां रख। फिर से मैं बताता हूं, ए यहां रख दीजिए, ये वाला और ये वाला यहां रख दीजिए। फिर इसमें क्या करेंगे, ये वाले को रख देंगे,
इसमें क्या करेंगे, ये वाला दोनों जीरो, यहां जीरो रख दिया, तो ये क्या हो गया, रुधिर वर्ग ए वाला, ये भी ए वाला, ये भी ए वाला, यानी जीरो का अस्तित्व ए के साथ कुछ नहीं है, तो ये भी ए वर्ग, ये भी ए वर्ग, ये भी ए वर्ग, लेकिन ये क्या होगा, जीरो वर्ग। यानी इन दोनों का विवाह होता है तो इनकी संतानें कौन कौन से वर्ग की हो सकती है, ए और जीरो हो सकता है। ये संभाव मैंने लिखा है ना संभवित संतानें। अब अगर इधर बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, अब जो बच गए ए और जीरो क्या नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती, ए भी नहीं हो सकती, ये दोनों नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगर जीरो ए का विवाह होगा तो क्या होगा, तो ऐसे करिए, देखिए जीरो है, ए है, जीरो अकेला है, इसको दुकेला कर दिए, ए अकेला है तो इसके साथ जीरो ही अलग से लगाना, फिर यहां इसे बनाइए आप चार्ट, ये वाले को यहां रख दीजिए, ये वाले को यहां रख दीजिए, ए जीरो, ए जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो, ये यहां, ये यहां, तो इनकी संतानें कौन कौन से वर्ग की होंगी, ए और जीरो, ए और जीरो वर्ग की इनकी भी संतानें होंगी। अब इसको देखते हैं, अगर बी का विवाह जीरो से होगा तो बेटा इसमें भी वही स्थिति होगी ना, बी और जीरो है, यहां जीरो लगाया, यहां जीरो लगाया, फिर ये बनाया, बी जीरो यहां रख दिया, ये दोनों यहां रख दिया, तो क्या होगा, बी जीरो होगा, जीरो जीरो होगा, बी जीरो होगा, जीरो जीरो होगा, ठीक है। तो इनकी संतानें कौन कौन से रुधिर वर्ग की होंगी, बी वर्ग की होंगी और जीरो वर्ग की होंगी, बी वर्ग होगी और जीरो वर्ग की होंगी, यानी इनकी संतानें क्या हो गई, बी और जीरो वर्ग की। अब इसमें देखिएगा तो कौन इसकी, तो ये इसमें कौन संतान नहीं हो सकती, बी और ए भी नहीं हो सकती, और इसमें संतान कौन सी नहीं हो सकती, ए और ए भी नहीं हो सकती। अब इसकी बात करते हैं, अगर ए बी का विवाह ए वर्ग से हो जाए तो संतानें कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। अब देखिए ए बी का विवाह जब बेटा ए से कराएंगे, अब यहां ऑलरेडी जोड़े में है, ये जोड़ा में बेचारा अकेला है, ये जोड़े में है, अब ये अकेला है तो इसको जोड़े में कर दो, ये जीरो लगा दो, अब फिर वैसे ही बनाओ, क्या हो गया, जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये ए हो गया, ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, ए जीरो हो गया, ये बी जीरो हो गया, यानी इनकी संतानें कौन कौन से होंगी, कौन से वर्ग की नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, बकिया सब हो सकती है ना। देखिए ए हो सकती है, ए बी हो सकती, ए हो सकती है, बी हो सकती, कौन नहीं हो सकती, किसी हाल में इनके बच्चे जीरो ग्रुप के नहीं हो सकते। ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं और ए बी हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला, सबसे ज्यादा आप उठा के पुराना पेपर देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से आया, क्योंकि अगर हम ए बी का विवाह ए बी से कराएं, ए का विवाह बी से कराएं, तो आप देखेंगे चारों वर्ग की संतानें इनकी संभव है, क्योंकि ए का विवाह जीरो यहां लगाया, जीरो यहां लगाया, ए जीरो यहां लिख दिया, बी जीरो यहां लिख दिया, अब ए बी हो गया, बी जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, जीरो जीरो हो गया, ठीक है। ए बी हो गया, बी जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, जीरो जीरो हो गया, यानी इनकी संतानें ए बी वर्ग की भी होगी, ए भी होगी, बी भी होगी, जीरो भी होगी, यानी अगर ए और बी का विवाह हो जाए तो संभावना क्या है, इनके चारों वर्ग की संतानें ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, चारों वर्ग की संतानें इनकी संभव है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ए बी वर्ग का पुरुष है या स्त्री है, जीरो वर्ग का पुरुष है या स्त्री, इन दोनों का शादी हो जाए
तो जिस वर्ग के माता पिता उस वर्ग की एक भी संतान नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए। अगर ए बी वर्ग वाले व्यक्ति का विवाह 0 से हो जाए तो जिस वर्ग के माता पिता है उस वर्ग की एक भी संतान संभव ही नहीं है। देखिए कैसे, मैं यहां बताता हूं। देखिए, अगर ए बी का विवाह 0 से हो रहा है, अब यह 0 अकेला है, इसको दुकेला कर दीजिए। अब ये बनाइए, देखिए ए बी यहां रख दिया, 0 0 यहां रख दिया, A0 B0 A0 B0, दिख रहा है? यानी इनकी संतान या तो ए होगी या बी होगी। जिस वर्ग के माता पिता उस वर्ग की एको संतान नहीं हो सकती। देखिए इसको यहां लिखता हूं मैं, यानी इनकी संभावना क्या है, ए तथा ए और बी वर्ग की। इनकी माता पिता किस वर्ग के हैं, माता पिता या ए बी के हैं या 0 के हैं। तो ना ए बी वर्ग की संतान होगी ना 0 वर्ग की होगी। क्या होगी, ए बी। अब हो क्या नहीं सकती, क्या नहीं हो सकती, ए बी और 0 वर्ग की संतान नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो इसमें ए वर्ग की होगी, बी वर्ग की होगी, ए बी वर्ग की संतान क्या नहीं हो सकती, 0। इसी तरीके से और भी क्रॉस आप चाहें तो, और भी क्रॉस जो इसमें बच गए हैं, अभी कई सारे। ए बी का विवाह अगर ए बी से करा दें तो क्या होगा, ए बी का विवाह अगर हम ए बी से करा दें तो क्या होगा। अब इसमें देखिए 0 लगाने की जरूरत, क्योंकि जोड़े में ऑलरेडी है। तो इसके जब आप कराएंगे तो ए वर्ग की संतान होगी, बी होगी और ए बी होगी। क्या नहीं हो सकती, 0 इसमें भी नहीं हो सकती। इस तरह से, इस तरीके से जो और क्रॉस है आप चाहें ठंडे दिमाग से करेंगे तो कर लेंगे। तो इसके द्वारा आप ये बता सकते हैं कि इनका, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन जो आया है वो भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। एक पति पत्नी है जिनके विवाह के 5 साल हो गए, अभी तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उनकी अपनी 3 संतान हुई। वर्तमान में उनकी 4 संतान है। 4 में से एक संतान 0 वर्ग की है। बताओ क्या, अगर एक पति पत्नी है, एक पति पत्नी है, मान लीजिए पति पत्नी में पति का ए बी वर्ग है और पत्नी का 0 वर्ग है, तो ए बी वर्ग वाले पुरुष का विवाह 0 वर्ग, ऐसे कहते हैं कि ए बी वर्ग वाले पुरुष का विवाह 0 वर्ग की स्त्री से हो जाता है। 5 वर्ष तक उनके बच्चे नहीं होते, तो एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद उनके अपनी 3 संतानें हो जाती है। वर्तमान में 4 संतानें। अब बताइए 4 में से किस संतान, कौन सी संतान उनके 0 वर्ग की होगी। जाहिर सी बात है उनकी जो बायोलॉजिकल चाइल्ड होगी वो 0 नहीं हो सकती। बायोलॉजिकल चाइल्ड या तो ए होगी या बी होगी। इसका मतलब है जो गोद ली हुई संतान है वो 0 होगी। ऐसा क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। अगली क्लास में मैं जो बात करूंगा आपसे, रुधिर वर्ग हो जाने के बाद कुछ आर्च तत्व की वंशागति से भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने रुधिर वर्ग की वंशागति की बात किया। अब आर्च तत्व की वंशागति के बाद सीधा रुधिर के संगठन को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।